हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनीमा। आज हम डिस्कस करेंगे डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी। दोस्तों, ये जो डल्टन्स है, ये असल में एक साइंटिस्ट का नाम है। जो डल्टन था वो एक साइंटिस्ट था। तो ये जो एटॉमिक है, एटॉमिक निकला है एटम से। देखिए ये एटम लिखा हुआ है, एटम के आगे आईसी लगा हुआ है एटॉमिक निकला है एटम से। और थ्योरी का मतलब है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी का मतलब है सोचने का तरीका, सोचने का अंदाज। दोस्तों, डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या है? डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मतलब यह है कि डल्टन्स का एटम के बारे में उसके क्या ख्यालात थे, उसके क्या सोचने का उसका तरीका था, उसकी परसेप्शन क्या थी एटम के बारे में। दोस्तों, ये कहलाता है डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों, कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या था। लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दोस्तों, इसमें दो वर्ड जो है वो समझने के हैं, वो ये है इनडिविजिबल और दूसरा है पॉइंट इंडेस्ट्रक्टिबल। दोस्तों, इनडिविजिबल का मतलब है, और दूसरी चीज लिखी हुई है इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये है कि जो चीज मजीद डिवाइड ना हो सके, मजीद उसको तोड़ा ना जा सके। तो दोस्तों, कहता क्या है कि ऑल एलिमेंट्स, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम आर मेड अप ऑफ, वो मिलकर बने हुए स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए जो कि ना तकसीम हो सकते हैं, ना उसको तोड़ा जा सकता है। उस पार्टिकल का नाम है एटम। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया के, वो सारे एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने हुए। दोस्तों, ये तो डल्टन्स का पहला पॉइंट था, जो थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट था, वो गलत हो गया था। वो गलत क्यों हुआ था? वो इस तरह से गलत हुआ था कि जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, मिसाल के तौर पे किसी का भी एटम ले लिया जाए, जैसे फर्ज करें कार्बन का एटम ले लिया जाए। ये एटम किसका है? कार्बन का। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं, ये एटम किसका है? कार्बन का। आपको जैसे सेंटर में बताया था कि सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एटम के सेंटर में क्या होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है जो इलेक्ट्रॉन है। तो एटम के असल में तीन हिस्से होते हैं। जैसे हमारे पास एटम है, एटम के तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। एटम के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। तो जैसा कि डल्टन से बताया था कि इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये मजीद तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो एटम है इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हुआ ये कि बाद की डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन भी आया, प्रोटॉन भी आया और न्यूट्रॉन भी आया। तो इन तीनों, ये क्या है? ये तीनों एटम्स के पार्ट है। मतलब एटम को जब तोड़ा गया तो ये तीन मजीद चीजें निकली। तो डल्टन्स क्या कहता था? डल्टन्स कहता था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को कभी भी हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मगर बाद की डिस्कवरी में क्या हुआ कि एटम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, जो डल्टन्स का पहला पॉइंट था एटम्स के बारे में कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, मगर एटम को तोड़ा गया बाद में, कि बाद की डिस्कवरी ने ये प्रूव किया कि एटम के और भी मजीद कई हिस्से हो सकते हैं। और वो जो कई हिस्से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम जो 9th क्लास की स्टैंडर्ड के लिहाज से पढ़ लें तो ये तीन हिस्से हमने डिस्कवरी में ये देखेंगे आगे। तो ये पहला फॉल्टी पॉइंट था डल्टन्स का। तो डल्टन्स ने जो कहा वो कई सालों तक, बहुत साल तक डल्टन्स की बात सही रही, मगर बाद में उसका ये जो पहला पॉइंट था एटम के बारे में, ये गलत हो गया था। दोस्तों, अब देखते हैं कि डल्टन्स का दूसरा पॉइंट क्या था। दोस्तों, अब चलते हैं डल्टन्स के दूसरे पॉइंट की तरफ कि डल्टन दूसरे पॉइंट में क्या कहता है। डल्टन्स कहता है ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं, ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो आपके पास एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स आर आइडेंटिकल, सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट से वो क्या है? आइडेंटिकल है। हैविंग सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका साइज सेम है, उनका मास सेम है,
और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास एलिमेंट है कार्बन का, ये एलिमेंट है हमारे पास कार्बन का, एलिमेंट किसका है? कार्बन का। तो ये कार्बन का जो एलिमेंट है, हमने पहले पॉइंट में डेल्टास के जो पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन का एलिमेंट है, किसी भी चीज का एलिमेंट है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल एटम से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एटम से मिलकर बना हुआ है कोई भी एलिमेंट। कोई भी, पहले पॉइंट में भी पढ़ा था हमने कि जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो स्मॉल एटम से मिलकर बना हुआ है। सो दोस्तों, डाल्टन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगे। उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आगे क्या कहता है? बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर एक और एलिमेंट ले लिया जाए, मिसाल के तौर पे एक और एलिमेंट आपने ले लिया एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का एक और एलिमेंट ले लिया और उसके अंदर बहुत छोटे 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 क्या है? एटम्स हैं। तो एल्यूमिनियम के एटम्स कार्बन के एटम से दोनों क्या होंगे? डिफर होंगे। मतलब एल्यूमिनियम का जो एटम है वो कार्बन के एटम से मिलता जुलता नहीं होगा। वो डाल्टन का दूसरा पॉइंट ये कहता है। सो दोस्तों, डाल्टन का जो दूसरा पॉइंट था ये गलत साबित हो गया बाद में। ये गलत साबित क्यों हुआ? कि डाल्टन का क्या कहना था कि जो कार्बन के जो भी एटम्स हैं, कार्बन एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये सारे आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। सो दोस्तों, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो हमें ये बात पता चली कि जो भी एटम्स हैं, अगर कार्बन एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो एटम्स भी आपस में सेम नहीं है। मतलब जैसे कार्बन एलिमेंट है, इसके जो भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, वो सेम होंगे। डाल्टन के इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा था। मगर जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो आइसोटोप ने ये प्रूव किया कि अगर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट एक ही है कार्बन, और कार्बन के जो एटम्स हैं वो आपस में वो भी सेम नहीं होंगे। वो एटम्स भी अलग अलग होते हैं, उनके एटम्स भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। किसी का मास ज्यादा होता है, किसी का मास कम होता है, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होती है। सो दोस्तों, एलिमेंट एक है, एटम्स इनमें क्या होंगे? अलग अलग होंगे। किसमें? आइसोटोप्स में। सो दोस्तों, आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद जो डाल्टन का दूसरा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? गलत प्रूव हो गया। सो दोस्तों, कई साल तक ये वाला पॉइंट और पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट प्रूफ थे। मगर जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप की, जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और बहुत सारी पार्टिकल्स की, तो क्या हुआ? डाल्टन का पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए? गलत प्रूव हो गए। सो दोस्तों, अब देखते हैं डाल्टन का तीसरा पॉइंट। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये तो। रेडी। सो दोस्तों, डाल्टन का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो डाल्टन का तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये इसकी थ्योरी है। तो ये जो तीसरा पॉइंट था इसका, ये क्या हो गया? ये प्रूफ साबित हो गया और ये सही हुआ प्रूफ साबित। ये मतलब कि ये करेक्ट था पॉइंट। तो ये करेक्ट होने की वजह से ये थ्योरी क्या बन गई? ये लॉ बन गई। सो दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है डाल्टन की जो थ्योरी का तीसरा पॉइंट है, ये बाद में लॉ बन गया। सो दोस्तों, इस पॉइंट को हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है डाल्टन का, ये जो थ्योरी थी, इसको लॉ बना दिया गया क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट था ये बिल्कुल प्रूफ साबित हो गई और करेक्ट प्रूफ साबित हुई। तो इसकी वजह से इसको लॉ बना दिया गया और इस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो दोस्तों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था और हमने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, क्योंकि हम इसको अभी यहाँ पर नहीं समझा सकते। अगर यहाँ पर समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों, इसकी जो वीडियो है आपको, इस लॉ की जो वीडियो है आपको ऊपर आई बटन में देखें, आई बटन में आ रही होगी,
तो वहां पर आपको मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी नीचे देख सकते हैं, नीचे चेक कर सकते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जो लॉ बन गया, इस लॉ की मैंने लिंक दे दी है, जहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था वहां पर इसकी लिंक दे दी है मैंने कमेंट में। तो आप प्लीज आप एक बार इसको विजिट कर सकते हैं, कमेंट में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको एक बार विजिट कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। सो दोस्तों ये लॉ बन गया था। अब देखते हैं डल्टन्स का चौथा पॉइंट, और वो आखिरी पॉइंट है डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। सो दोस्तों अब देखते हैं डल्टन्स का जो लास्ट पॉइंट था वो क्या बोलते हैं। वो कहते हैं हमसे कि केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम्स ऑफ देमसेल्फ आर नॉट चेंज। ये क्या कहता है, इसको मैं जरा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि H2 + O2, और यहाँ पर इसमें क्या बन गया, हमारे पास H2O बन गया। इस रिएक्शन में आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद उन्होंने फॉर्म क्या कर लिया, H2O। तो जब H2O इन्होंने कंबाइन होने के बाद से फॉर्म किया, तो H2O में एटम्स कौन कौन से, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, दो ही एटम है, क्योंकि वो मिलकर बना है किन चीज़ों से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो भी यही होगी। सो दोस्तों एटम्स की जो अरेंजमेंट थी, मिसाल के तौर पे एटम्स हमारे पास यहाँ पे ऐसे थे, ऐसे अरेंज हुए हुए थे, और ऑक्सीजन के एटम ऐसे अरेंज हुए हुए थे। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही है। जब एटम्स की, हाइड्रोजन के एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह की थी और ऑक्सीजन के एटम्स की अरेंजमेंट इस तरीके से थी, जब वो आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट कर ली अपने एटम्स की, इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट कर ली। सो आपको इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए एटम्स हमारे पास क्या है, सेम है, हाइड्रोजन वही एटम है, ऑक्सीजन वही एटम है। जब दोनों कंबाइन हुए तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम पाए गए, पहली बात। और दूसरी बात क्या थी हमारे पास कि एटम्स, ये जो यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर एलिमेंट्स की, ये जो एटम्स की अरेंजमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स की जो अरेंजमेंट है ये क्या है, वर्टिकल है। जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने एक नई अरेंजमेंट लेकर आ गए, एक न्यू अरेंज हो गए, एक नई तरीके से ये क्या हुए, अरेंज हो गए। सो दोस्तों इस रिएक्शन से हमें ये बात पता चली कि एटम्स, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई एटम कभी भी चेंज नहीं होता, ना ही कोई नया एटम प्रोड्यूस हुआ। पहले हाइड्रोजन था रिएक्शन से पहले, हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद है, ऑक्सीजन था रिएक्शन से पहले, ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद है। तो एटम्स क्या हुआ, वही है, एटम सेम है, एटम में कोई चेंज नहीं आया, मगर उसकी अरेंजमेंट में चेंज आ गई। जो अरेंजमेंट थी इसकी, अरेंजमेंट में क्या हुई, चेंज आ गई। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थी, यहाँ पे एक नई अरेंजमेंट आ गई। तो यही बताना चाहता है अपने चौथे पॉइंट में कि एटम जब भी कभी आपस में कोई भी रिएक्शन वगैरह होगा तो एटम आपस में क्या होंगे, रीअरेंज हो गए। तो दोस्तों डल्टन अपने चौथे पॉइंट में ये कहना चाह रहा था कि जब भी आपस में एटम्स का केमिकल रिएक्शन होगा तो वो आपस में नई अरेंजमेंट लेकर आ जाएंगे, कोई नई तरीके से अरेंज हो जाएंगे, मगर कभी कोई एलिमेंट पैदा नहीं हो सकता। वही आखिर में ये कह रहा है कि दिस मीन्स दैट एटम्स नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कभी भी यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें एटम्स ना ही क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बस उनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, बस। सो दोस्तों ये जो चौथी जो आखिरी लाइन थी, ये जो लाइन है आखिरी लाइन कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये असल में कहलाती है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों ये जो चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट का असल मकसद ही यही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सो दोस्तों आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो वीडियो की जो लिंक है ये आई बटन में देखिए, आई बटन में आपके पास आ रही होगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं और इसको कमेंट में भी देख सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है इसका डल्टन्स का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे हो गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है, उसको हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है, तो आप आई बटन में भी देख सकते हैं इसको। और आई बटन एक सर्कल बना हुआ होगा साइड में ना, आप वहां पर इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन में चले जाएं या कमेंट में चले जाएं तो कमेंट में सबसे टॉप पे कमेंट में हमने ये चीज वहां पर इसकी लिंक दे दी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो चौथा पॉइंट है डल्टन्स का, इसकी क्या है वो एग्जाम्पल है। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो आइए दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। सो दोस्तों, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड की एक प्लेट लगी हुई है, ये वाली, ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रोड की एक प्लेट है और ये भी एक इलेक्ट्रोड की प्लेट है जिसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो हाई वोल्टेज बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ये जिस इलेक्ट्रोड से हमने इसको जोड़ा है, जिस इलेक्ट्रोड से हमने इसको लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल को, तो वो इलेक्ट्रोड, ये वाली इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है, इस इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दे दिया गया। और जो नेगेटिव वाली टर्मिनल की बैटरी थी तो उसको जिस प्लेट से हमने जोड़ा है तो इसको हमने नाम दे दिया कैथोड। इस प्लेट का नाम कैथोड रखा गया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा था। और इस वाले का नाम हमने एनोड रख दिया क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया था। सो दोस्तों, हमारे पास ये जो गिलास है, ये जो गिलास हुआ बना हुआ है, ये जो गिलास हुआ बना हुआ है, ये गिलास जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा थिन है। मतलब बहुत ज़्यादा पतली है। जैसे ये बहुत पतली है और ये चीज़ जो है बहुत मोटी है। जैसे आप देखते हैं कि आम घरों के शीशे वगैरह होते हैं वो बहुत थिन गिलास के होते हैं, और गाड़ियों के शीशे होते हैं बहुत ज़्यादा थिन गिलास के होते हैं। मगर जैसे बहुत सारे डोर्स होते हैं शीशों के तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। सो दोस्तों, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे हमारे ट्यूबलाइट्स में बल्ब वगैरह के अंदर जो गिलास यूज़ करते हैं वो बहुत पतली होती है काफ़ी, तो इस गिलास की जो थिकनेस है ये बहुत पतली है ये। और दोस्तों, ये जो थिन गिलास है, ये जो बहुत पतली सी गिलास है, थिन गिलास, इस गिलास को वैक्यूम पंप से हमने जोड़ दिया था। ये जो वैक्यूम पंप है इसका काम होता है कि प्रेशर, हवा को निकाल देना। जो इस गिलास के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये जो गिलास थी इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया। और इस गिलास के अंदर जो भी हवा पहले से मौजूद है, वैक्यूम का काम ये था कि इस हवा को निकाल दे। वैक्यूम पंप का काम यही होता है कि वैक्यूम क्रिएट करवाना। ऐसी जगह जहाँ पर हवा होती है वहाँ से अगर हवा हमें निकालनी होती है तो बहुत सारे जैसे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर, मतलब कि जैसे आपकी मेडिसिन फैक्ट्री वगैरह में आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, हवा को रिमूव करना होता है, तो वहाँ पर वैक्यूम पंप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑयल फैक्ट्रीज है, वैक्यूम पंप है, इन जगहों पर वैक्यूम पंप ज़्यादातर यूज़ हो रहे थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी हमने एक वैक्यूम पंप यूज़ किया। तो दोस्तों, ये इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसकी वर्किंग के ऊपर। सो दोस्तों, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर कि वैक्यूम पंप और बैटरी की इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में इसकी वर्किंग क्या है। सो दोस्तों, वैक्यूम पंप, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब है, आपको मैंने अभी ये बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई हवा भरी हुई है, पहले से कोई हवा होती है। अब जैसे कमरा खाली है, उसके अंदर पहले से हवा मौजूद होती है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी हवा मौजूद थी। तो उस हवा को वैक्यूम पंप ने क्या करा, उस हवा को इस डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करा, बाहर किया, इसको निकाल दिया खींचकर। तो उससे क्या हुआ, ये जो गिलास ट्यूब के अंदर जो गैस थी हमारी पहले से मौजूद, वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। उस गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया। तो वैक्यूम पंप का काम क्या था कि गिलास के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब गिलास की है, इस गिलास के अंदर से क्या निकालना है, हवा को निकालना है, जिससे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों, एक और ये जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का काम क्या है। दोस्तों, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो बैटरी है, इस बैटरी का काम क्या है कि दोनों प्लेटों, एनोड और कैथोड की जो दो प्लेटें लगी हुई हैं, इन दोनों प्लेटों के दरमियान क्या करना है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करवाना है। तो दोस्तों, जब इसका स्विच ऑन करते हैं बैटरी का, तो स्टार्ट में क्या होता है, वोल्टेज बहुत स्लो सप्लाई हो रहा होता है, बहुत वोल्टेज की जो वैल्यू है बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, इस बैटरी का वोल्टेज स्लोली हमने क्या करा, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त तक हमने इंक्रीज किया जब तक इस ट्यूब के कोई ना कोई इसमें कोई चेंज ना आ जाए। तो उस वक्त तक हमने बैटरी के जो वोल्टेज था उसको हमने इंक्रीज किया। सो दोस्तों, ये थी वर्किंग की। वैक्यूम पंप का काम क्या था कि प्रेशर रिड्यूस करवाना, लो प्रेशर क्रिएट करवाना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और बैटरी का काम क्या था, वोल्टेज सप्लाई करना। और वोल्टेज उस वक्त तक बढ़ाते रहेंगे जब तक इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ना कोई चेंज ना आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या की।
जब हमने कंस्ट्रक्शन इसी कर ली थी स्टार्ट में, इसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने वर्किंग कर ली कि वोल्टेज वगैरह का डिफरेंस वगैरह अप्लाई किया। अब हमने ये देखना है कि हम हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो दोस्तों डिस्चार्ज ट्यूब में जब वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, एक कैथोड से ब्लू कलर की लाइन एनोड की तरफ जा रही होगी और वो एनोड की प्लेट पे क्या होगी, स्ट्राइक कर रही होगी, और इसके अंदर हमारे पास एक ग्लो नजर आएगा एनोड की साइड पे, ब्लू कलर का एक ग्लो होता हुआ नजर आएगा। ये प्लेट जो है एनोड की पूरी ग्लो हो रही होगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यार हमारा इस जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इसका कंक्लूजन क्या था, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या था। तो दोस्तों कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जो पार्टिकल थे जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, जो रेस की फॉर्म में थे, वो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की गई, जब मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की गई, तो हमारे पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ गए। मगर कब गए, जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, और वो पार्टिकल इन दी फॉर्म ऑफ रेस की फॉर्म में एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ गए। और सवाल ये भी तो होता है कि ये जो पार्टिकल थे ये कैथोड से एनोड की तरफ ही क्यों गए। तो दोस्तों इसका जवाब ये था कि ये जो पार्टिकल हैं, ये जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो पार्टिकल ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव होने की वजह से जब कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव चीज़ की तरफ क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, ये इसी की तरफ जा रही होती है। तो दोस्तों इसमें भी यही हुआ। इसमें ये हुआ कि ये जो कैथोड प्लेट है, इससे जो पार्टिकल निकल रहे थे, जो एनोड की तरफ जा रहे थे, वो रेस की फॉर्म में थे, और वो पार्टिकल ये जो रेस की फॉर्म में है, जो जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिव पार्टिकल है, मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास नेगेटिव है, तभी तो ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट जैसे हमारे पास ये है, ये रहा, इसके हमारे पास जैसे हमारे पास होता है नॉर्थ होता है और साउथ होता है, और एक और मैग्नेट हमने यहीं पर रख दिया और उसका हमारे पास यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। ये कभी भी आप इन दोनों को आपस में फोर्स लगाएंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे। तो अगर हमारे पास इस मैग्नेट को हमने ऐसे कर दिया नॉर्थ और इसको हमने साउथ, यही रखा है ऐसी, और इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने क्या करा नॉर्थ और ये हमने रखा साउथ, तो जब इसमें यहाँ से इसको फोर्स लगाएंगे और इसको भी हमने फोर्स लगाई तो ये आपस में स्ट्राइक करेंगे, ये आपस में आगे चिपक जाएंगे एक दूसरे से। मगर इससे पहले में क्या होगा, रिपेल होगा। जब इसको चिपकाएंगे तो ये दूर हटेंगे, जब इसको चिपका रहे होंगे दूर हटेंगे ऊपर वाले केस में, और नीचे वाले केस में आकर चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या अपोजिट है। तो इसी तरह क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल थे, पार्टिकल के ऊपर चार्ज नेगेटिव था, तो नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गए। ये एकदम से उसके ऊपर खींचने चले गए और खींचते हुए वहां पर जाके इन्होंने ग्लो कर दिया इस एनोड प्लेट को। सो दोस्तों इससे हमें ये चीज दिखाई दी कि ये जो पार्टिकल निकले थे, ये जो रेस थी हमारे पास, ये हमारे पास कौन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। तो दोस्तों ये थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की कहानी, कि इसकी हमने जो बात की थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसकी वर्किंग के ऊपर, उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और आखिर में हमने इसका कंक्लूजन ये बताया कि जो चार्ज पार्टिकल हमने जो ऑब्जर्व करा वो हमारे पास नेगेटिव था, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इनको करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे जे थॉमसन।